चलिए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेशन का है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था, ऑर्डर पेयर देखी थी, ठीक है। अब हमारे दिमाग में कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन समझेंगे। देखो रिलेशन को जिस तरीके से डिफाइन किया है, बहुत बहुत आसान तरीके से डिफाइन किया है, उससे हमें समझ में आता है कि बेसिकली रिलेशन है क्या। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिलेशन को डिफाइन कैसे किया है। रिलेशन को डिफाइन करते समय बोला है कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B is a relation from A to B। देखो कितना आसान तरीके से डिफाइन किया है। अब इसका मतलब भी समझते कितना सही है इसका मतलब। देखो क्या कहा है आपको, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है A क्रॉस B का, ठीक है। मतलब कोई भी दो सेट है आपके पास, उसका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट अगर आप लेते हो तो वो सबसेट एक रिलेशन रहेगा, कहां से कहां तक, सेट ए से सेट बी तक। अब ये चीज समझने के लिए बेटा आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जो कि आप लोगों ने सेट के अंदर पढ़ा है। तो जिन लोगों को ये याद नहीं है उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम सबसेट देखेंगे, फिर मैं इस डेफिनेशन का मतलब समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके। अब बेटा सबसेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है A B C D E, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर। अब इस सेट का सबसेट मतलब इसका बच्चा होता है छोटा सा, ठीक है। इस सेट का बच्चे का मतलब क्या है कि जो सेट आप लिख रहे हो वो सेट इससे छोटा रहेगा मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स इससे कम रहेंगे, बाकी के तो हो ही नहीं सकते। आप कोई भी एक सेट लो, मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूँ B सेट और इसके अंदर मैं लिखता हूँ A, B, ठीक है। तो A, B ये जो दो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं वो A सेट के अंदर है, लेकिन A सेट के अंदर इन दो एलिमेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो A सेट क्या बन गया, A सेट बड़ा है किससे, B से, तो B क्या बन गया, सबसेट किसका, A का, ठीक है। तो B इज अ सबसेट ऑफ A। इसको बेसिकली लिखा कैसे जाता है, B इज अ सबसेट ऑफ A, हमने ऐसा पढ़ा है इसको लिखना, ठीक है। लेकिन ये लिखना थोड़ा सा गलत है। क्यों लिखना गलत है ये, देखो ये नीचे की लाइन कब आती है, अगर आपको सेट पता है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये प्रॉपर सेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या, प्रॉपरली छोटा होना, दिए हुए सेट से प्रॉपरली छोटे होने का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पर आपको पता है कि B के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है और इसके पास तो 3 एलिमेंट्स ज्यादा है, तो ये क्या बन गया, ये प्रॉपरली छोटा हो गया ना A से, तो ये B बन गया प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन अगर मेरे पास सेट A दिया है और मैं कहता हूँ कि आई हैव अ सेट C व्हिच इज अ सबसेट ऑफ A, मुझे C के बारे में पता नहीं कि C के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, C की जगह D लेता हूँ क्योंकि सिंबल सेम हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक D सेट है जो कि सबसेट है A का, तो D इज अ सबसेट ऑफ A। ये चीज अगर मुझे लिखनी है तो मुझे पता ही नहीं कि D के अंदर कितने एलिमेंट है, तो मैं इसको लिखता हूँ D इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि D या तो प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या फिर D इक्वल भी हो सकता है A के। समझ में आनी बात। तो ये बेसिकली जो सिंबल होता है ना सबसेट का, ये लेस देन और इक्वल टू वाले जैसा सिंबल होता है। मतलब आपको जब तक चीजें पता नहीं है, जब आप लिखते हो x इज लेस देन और इक्वल टू y, तब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज आती है, या तो x लेस देन रहेगा y से या फिर x इज इक्वल टू y रहेगा। समझ रहे हो बात को। तो इसी तरीके से जब आप लिखते हो D इज अ सबसेट ऑफ A, तब इसके अंदर दो चीजें होती है, या तो D प्रॉपर सबसेट रहेगा या फिर D रहेगा इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सबसेट, कोई भी अगर आपके सामने सेट दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर A सेट लिया है, तो यहाँ पर B इज अ सबसेट ऑफ, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब कोई भी एक सेट होता है तो उसको कितने टोटल सबसेट हो सकते हैं, तो देखिए दो तो फिक्स होते हैं, किसी भी सेट के लिए दो सबसेट हमेशा रहते हैं। कौन कौन से, एक होता है एम्प्टी सेट जिसको हम y से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये उसका सिंबल है, एम्प्टी सेट का ये सिंबल है, ठीक है, इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। तो A सेट का ये एक सबसेट रहेगा क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इसका सबसेट बनेगा। और दूसरा सेट होता है वो खुद,
तो जो ए सेट है इसके जितने भी सबसेट्स रहेंगे उनके अंदर ये दो सेट फिक्स रहेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी एक सेट दिया है तो उस सेट को कम से कम दो सबसेट्स तो होते ही है, ठीक है, कम से कम दो सबसेट्स होते हैं। कौन से? एक एम्प्टी सेट होता है और एक वो खुद होता है, ठीक है। चलिए, तो अब दो सेट तो हो गए, अब टोटल इसको कितने सबसेट हो सकते हैं ये मुझे देखना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी सेट को टोटल सबसेट्स कितने हो सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है? 2n वैल्यू बताती है कि किसी भी सेट को कितने टोटल सबसेट्स है। देखिए इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। तो ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ये कौन रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है। तो 2n क्या बताता है कि किसी भी सेट के टोटल सबसेट्स कितने हैं, टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं किसी भी सेट के, ये 2n वैल्यू बताती है, ठीक है। और n का मतलब क्या होता है? जिस सेट के आप टोटल सबसेट निकाल रहे हो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। तो 5 मतलब 2 कितना होता है? 32। तो ये जो आपके सामने सेट A है ना, इसके आप टोटल 32 सबसेट्स लिख सकते हो, टोटल 32 सबसेट्स आएंगे इसके। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि टोटल कितने सबसेट बनते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आपको फिर रिलेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लो कि किसी भी सेट के टोटल सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है? 2n से आपको समझ में आएगा कि उसके टोटल कितने सबसेट्स निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने सबसेट्स निकलते हैं उतने डिफरेंट रिलेशन इस सेट के लिए हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से ये सबसेट का कॉन्सेप्ट है। तो ये 32 सबसेट्स कैसे फॉर्म होंगे? तो आप सिंगलटन वाले 5 बनेंगे, डबल टन वाले कितने बनेंगे, ट्रिपल टन वाले कितने बनेंगे, ऐसे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेके अलग अलग 32 सबसेट्स निकाल सकते हो। तो बेटा ये था सबसेट का कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ में आया है तो हम रिलेशन की तरफ निकलते हैं। अभी रिलेशन की डेफिनेशन क्या दी है? रिलेशन की डेफिनेशन दी है कि any subset of A cross B is a relation, ठीक है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? any subset of A cross B is a relation। तो इसको समझने के लिए फिर से मुझे एग्जांपल की ओर जाना पड़ेगा, जो कि हमने शुरुआत में एग्जांपल लिया था A, जिसके अंदर एलिमेंट थे A B C, और दूसरा सेट था मेरे पास 1 2, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? A cross B लिखूंगा, ठीक है। A cross B क्या रहेगा मेरे लिए? A, 1 A, 2, फिर B, 1 B, 2, C, 1 C, 2, ये रहेगा मेरा A क्रॉस B, ठीक है। अब आपने A क्रॉस B लिखा है, अब उनका कहना क्या है उसकी तरफ जाते हैं। एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट ले लो, दैट सबसेट विल बी द रिलेशन। कहां से कहां तक? फ्रॉम A से B तक। इसलिए ये जो लिखावट है ना, इसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान खिंचवाना चाहता था कि ये जो A क्रॉस B लिखा जा रहा है ये ऐसे नहीं लिखा जा रहा। जब A क्रॉस B लिखते हो और A क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट लेते हो तो वो एक रिलेशन बनता है, कहां से कहां तक? A से B तक। इसका मतलब समझते क्या होता है? अब उन्होंने कहा है कि आपको A क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट लेना है। चलिए बात तय होगी। A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, इस बात को समझो, ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये पूरा 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगर 6 ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर, तो मुझे बताइए A क्रॉस B के टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका। कितने बन सकते हैं? 2⁻6। क्यों? क्योंकि हमें पता है टोटल सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2n। n क्या होता है? जिस सेट का आप सबसेट निकाल रहे हो उसके अंदर के एलिमेंट्स है, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, तो 2⁻6 क्या बन गया? 2⁻6 होता है 64। तो ये जो A क्रॉस B सेट है ना, इसके टोटल सबसेट्स आएंगे, दीज आर द टोटल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो कितने डिफरेंट रिलेशन बन सकते हैं? 64 डिफरेंट रिलेशन बन सकते हैं। इस रिलेशन के अंदर एक रिलेशन रहेगा फाई और एक रहेगा वो खुद सेट, ये पूरा का पूरा सेट। तो इस फाई को बोला जाएगा वॉइड रिलेशन, इसको बोला जाएगा वॉइड रिलेशन, और इसको बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब फाई तो एम्प्टी सेट होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसको नाम दिया वॉइड रिलेशन, ठीक है। और A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B मतलब वही सेट है, यूनिवर्सल का मतलब सभी को
अंदर समा लेना, तो यहाँ पर सभी का सभी के साथ में रिलेशन बन रहा है, इसको इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन बोला है। लेकिन अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि एग्जैक्ट रिलेशन का मतलब क्या हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक सबसेट ले लेता हूँ जिससे आगे बात बढ़ सकेगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बताया कि A क्रॉस B के टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, 64 सबसेट्स बनेंगे, तो टोटल डिफरेंट 64 रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, ये बात साइड में रख देंगे। अभी मैं इसका एक सबसेट लेता हूँ जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ R1 से। ठीक है, क्योंकि हम कैपिटल लेटर से सबसेट को डिनोट करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। तो R1 लिया मैंने, अब एक सबसेट ले रहा हूँ मैं, कुछ भी ले लो, A, 1 लिया, B, 2 लिया एंड C, 2 लिया। चलिए मैंने तीन एलिमेंट्स ले लिए इसके अंदर के, तो एक सबसेट बन गया। अब उनके कहने के अनुसार अगर मैं A क्रॉस B का सबसेट लेता हूं तो ये एक रिलेशन है, कहां से कहां तक, A सेट से लेकर तो B सेट तक, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं आपको इसका मतलब समझाना चाहता हूं कि इसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। अब R1 जो है उनके हिसाब से R1 एक रिलेशन है, कहां से कहां तक, A से B तक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम इसको पिक्टोरियली समझेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। तो मैंने A सेट है मेरे पास, A सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, A B C, और B सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1, 2। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास दो फैमिलीज है जिसके अंदर 3 लोग रहते और इसके अंदर 2 लोग रहते। ठीक है, A B C नाम के 3 लोग है, 1, 2 नाम के 2 लोग है। अब R1 रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइन किया जा रहा है, A फैमिली से, A फैमिली का B फैमिली से रिलेशन R1 से डिफाइन किया जा रहा है। R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, और ये रिलेशन कैसा है, इस रिलेशन में कौन कौन किससे रिलेटेड है, तो देखिए A रिलेटेड है 1 से, पहली फैमिली का मतलब कैपिटल A वाली फैमिली का A नंबर, ये जो एलिमेंट है, ये जो मेंबर है, ये किससे रिलेटेड है, ये नंबर, ये मेंबर रिलेटेड है 1 से। ठीक है, इस रिलेशन से। ठीक है, इस रिलेशन के अनुसार फिर पहले फैमिली का B जो मेंबर है उसका ताल्लुकात किसके है, किसके साथ है, 2 के साथ में है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। फिर C का किसके साथ में है, 2 के साथ में है। बस अब A 2 को पहचानता नहीं है, C 1 को पहचानता नहीं है, B 1 को पहचानता नहीं है। तो ये R1 रिलेशन है, कहां से कहां तक, A से B तक। समझ गए आप इस बात को। तो इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए दूसरा सबसेट लेते हो R2, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स है C, 2 एंड B, 1। ठीक है, ये आपने एक सबसेट ले लिया, तो ये R2 रिलेशन है। इसको भी वेन डायग्राम से अगर हम समझेंगे तो ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ये A सेट है मेरे पास, जिसके अंदर एलिमेंट्स है B, A, B, C, और ये B सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2। तो बेटा ये R2 रिलेशन है। ठीक है, अब ये R2 रिलेशन डिफाइन कैसे किया गया है, देखो C किससे रिलेटेड है, C 2 से रिलेटेड है, और B किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड। बस बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से कितने डिफरेंट रिलेशन बन सकते हैं, इस तरीके से 64 डिफरेंट रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था रिलेशन के बारे में, इसलिए मैंने कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना जरूरी है। तो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर क्या बता दिया आपको, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो दो डिफरेंट सेट्स के मेंबर होते हैं जिनका एक दूसरे के साथ में रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल। ठीक है, तो ये वो रूल होता है, R1 R2 जो होता है ना, ये रूल होता है। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाता है, हम मैथमेटिक्स में इसको लिखते कैसे, R2 is a relation from A to B, इसको ऐसे लिखते हैं। और इसको पढ़ते कैसे, R2 is a relation from A to B, R1 is a relation from A to B। ठीक है बेटा, अब इससे आगे बढ़ते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का मतलब समझना। ठीक है, अब हमारे पास मैं एक रिलेशन यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, एक रिलेशन, चलो दोनों भी रख देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये जो रिलेशन है R1, इस रिलेशन के लिए डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। ये 3 वर्ड्स है हमारे पास, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, 3 न्यू वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। एक है डोमेन, दूसरा है रेंज, और तीसरा है कोडोमेन। तो बेटा किसी भी रिलेशन का डोमेन मतलब एक सेट है, किसी भी रिलेशन का रेंज मतलब एक सेट है, और किसी भी रिलेशन का कोडोमेन मतलब एक सेट है। और इन तीनों भी सेट के अंदर के एलिमेंट्स नंबर्स होते हैं, मतलब ऑर्डर पेयर नहीं रहेंगी, इसमें से या इसमें से कोई ना कोई रहेगा। अब उसको हम डिफाइन कैसे किया उसको देखते हैं। तो पहले तो इस रिलेशन का डोमेन देखते हैं। किसी भी रिलेशन का डोमेन मतलब क्या होता है। अब अगर मैं डोमेन लिख रहा हूँ, इसका डोमेन ऑफ R1 लिखने जा रहा हूँ मैं, इस R1 रिलेशन का डोमेन का मतलब क्या होता है, इस R1 के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर्स है ना, उसके अंदर के फर्स्ट कंपोनेंट,
जो फर्स्ट कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये फर्स्ट कंपोनेंट आता है डोमेन के सेट में। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, आपका जो भी रिलेशन दिया है उस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उन ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा आपका सेट, किसका, डोमेन का। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इस रिलेशन का डोमेन सेट क्या बन गया, ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। फिर इसी सेट का रेंज सेट क्या हो गया, रेंज ऑफ R1, रेंज ऑफ R1 क्या है आपके पास 1 2 2, ठीक है। रेंज में कौन होता है, जो आपका, आप किस रिलेशन का रेंज निकाल रहे हो, R1 रिलेशन का। इस रिलेशन के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 3 ऑर्डर्ड पेयर है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड कंपोनेंट दिख रहा है आपको वो आता है रेंज के सेट में, फर्स्ट कंपोनेंट आता है डोमेन के सेट में, सेकंड कंपोनेंट आता है रेंज के सेट में। तो रेंज के सेट में कौन है 1 2 2, लेकिन 2 को रिपीट क्यों करेंगे, सेट में तो हम नंबर्स को रिपीट नहीं करते, तो रेंज के सेट में है सिर्फ 1 2, ठीक है। अब तीसरी चीज कोडोमेन ऑफ R1, कोडोमेन के लिए कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कोडोमेन ऑफ R1 जो होता है, किसी भी रेंज, किसी भी रिलेशन का कोडोमेन जो होता है वो सेकंड सेट होता है। रिलेशन आपका कहां से कहां तक जा रहा है, यहाँ पर रिलेशन कहां से कहां डिफाइन किया है ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के सिंबल से समझ में आएगा। A क्रॉस B का मतलब होता है आप इसके ऊपर कोई भी रिलेशन डिफाइन करेंगे, जितने भी 64 रिलेशन आप डिफरेंट रिलेशन इसके ऊपर डिफाइन करेंगे उसके लिए कोडोमेन B ही रहेगा कंपलसरी, क्योंकि रिलेशन कहां से कहां जा रहा है, ए से लेकर तो बी तक जा रहा है। तो डोमेन जो होता है वो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, रेंज जो होता है सेकंड कंपोनेंट होता है, और कोडोमेन जो होता है वो सेकंड सेट होता है कंप्लीटली। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अगर आप देखेंगे तो जो R1 रिलेशन है इसके अंदर ये जो ए सेट है आपका फर्स्ट सेट दिया हुआ, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट से रिलेटेड है उसको देखेंगे, ए बी सी, ये तीनों भी इधर के किसी न किसी से रिलेटेड है, तो ये ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट बन गए, ठीक है। और ये बन गया ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट, तो ये रेंज का सेट हो गया, ठीक है। लेकिन जो टोटल बी सेट है वो क्या है, कोडोमेन है। देखो कभी कभी ऐसे भी एग्जांपल हो सकता है, अभी यहाँ पर देखिए R2 में क्या हो रहा है, R2 में डोमेन कौन रहेगा, R2 में डोमेन रहेगा सिर्फ B एंड C, ये एलिमेंट नहीं आएगा डोमेन में, क्यों, क्योंकि ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ये ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट में आए नहीं। और रेंज क्या है 1 2। अब अगर मैं तीसरा सेट लेता हूँ R3 में एक और रिलेशन लेने जा रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है A1 एंड B1, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इस R3 के लिए डोमेन क्या है, R3 के लिए डोमेन है, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, इस R3 के लिए डोमेन है, R3 के लिए डोमेन से, डोमेन का सेट क्या बनेगा A, B, ठीक है, A, B, मतलब C आया क्या उसके अंदर, नहीं आया। फिर रेंज का सेट क्या होगा, R3 के लिए रेंज क्या बन रहा है, सिर्फ 1 सिंगलटन बनाया, और कोडोमेन कंपलसरी क्या रहेगा, कोडोमेन रहेगा सेट B। तो कोडोमेन के बारे में एक बात ध्यान में रख लो कि आप किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ले रहे हो, A क्रॉस B, तो सेकंड सेट जो रहेगा वो ऑब्वियसली कोडोमेन, B पूरा का पूरा कोडोमेन रहेगा, समझ में आ रही बात। तो इस R3 वाले एग्जांपल में आप देखेंगे R3 जो आपका रिलेशन है उसको अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं, पिक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करता हूं, तो R3 बेसिकली कैसा रिलेशन है जिसके अंदर A रिलेटेड है 1 से, A रिलेटेड है 1 से और B भी रिलेटेड है 1 से, इसके अंदर C का 2 के साथ में 1 के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप देख रहे हो डोमेन के अंदर सिर्फ A और B आया है, रेंज के अंदर सिर्फ 1 आया है, तो यहाँ पर रेंज जो है वो आपके कोडोमेन के सेट के प्रॉपर सबसेट है। तो रिलेशन में ऐसा हो सकता है, आप देखेंगे कि रेंज जो होता है किसी भी रिलेशन का, जैसे इस R3 रिलेशन में रेंज कौन है, सिर्फ सिंगलटन 1 है, तो रेंज यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट किसका, कोडोमेन का, क्योंकि कोडोमेन क्या है, सेकंड सेट पूरा है, ठीक है। और रेंज बन गया प्रॉपर सबसेट। और इस वाले केस में क्या हो गया, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, यहाँ पर आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इस बात को समझेंगे कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट रिलेशन लिए हैं। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर फिर मैं इन सारी चीजों को डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप सोचने का काम चालू कर दो, ठीक है, क्योंकि सोचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल सॉल्विंग बाद में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। तो ये था बेटा रिलेशन के बारे में। तो ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर इसके बाद में आया रिलेशन। तो रिलेशन देखने के बाद हमने डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ये भी चीज देख ली। तो इसके बाद में आएगा, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
बाइनरी रिलेशन क्या होता है, और फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड। एक होता है सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, और फिर देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और फिर हम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज। फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर मैं जंप करूंगा फंक्शन के ऊपर। ठीक है, मुझे इस तरीके से जाना है, मैं रिलेशन के बाद में फंक्शन लेने वाला हूँ। फंक्शन को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, उसके डोमेन, रेंज, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे फंक्शन ले लूंगा जो कि हमारे बुक में दे रखे हैं। तो थ्योरेटिकली सारी चीजें पहले पढ़ाऊंगा, फिर फंक्शन का डोमेन, रेंज, ज्यादातर रेंज के क्वेश्चन आते हैं, रेंज कैसे निकाला जाता है, डोमेन कैसे निकाला जाता है, तो उसके क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर एक्सरसाइज वगैरह सब सॉल्व करेंगे। फिर हम जाएंगे फंक्शन के बाद में लिमिट के कॉन्सेप्ट पर। फिर लिमिट काफी देर तक चलेगा, लिमिट होने के बाद में मैं डिफरेंशिएबिलिटी लूंगा, कंटिन्यूटी लूंगा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी पहले कंटिन्यूटी आएगा, ठीक है, तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट होने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, फिर आएगा डिफरेंशिएशन, फिर आएगा इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से सुन लो, देखो, एक्सरसाइज सॉल्व करो। आपके पास अगर 11 का बुक नहीं है तो ई बाल भारती वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर मार्केट में दुकान खुले हैं तो जाके किताब खरीद सकते हो। ठीक है, 11 का किताब लेना जरूरी है, क्योंकि पार्ट 2 में आपको बेसिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्चुअली, और काफी सारे अच्छे एग्जाम्पल दिए इसके अंदर, जो कि आपको सर की क्लास समझने में काफी आसानी हो जाएगी अगर आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, आगे वाले एग्जाम्पल जो मॉडल में दिए हुए वो एग्जाम्पल समझने में और सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जिनको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ये 11 के बुक में है, पार्ट 2 के बुक में जो हमने देखा 5th टॉपिक है, और जो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होगा वो हमारा 12th का सिलेबस रहेगा, जो कि 12th के पार्ट 2 के बुक में है। तो नया बुक आ चुका है, ई बाल भारती की वेबसाइट पर आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, और मार्केट में अगर हार्ड कॉपी आ गई है तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम है, अभी नहीं लिया तो भी चलेगा। ठीक है, अभी 15 दिन तक तो यही चलेगा।